बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहां भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफियत आप लोग रहें। पाकिस्तान के चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं वो पस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। मसला ये नहीं है कि चाइना की डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से वो जाली फॉर्म 47 के ऊपर जाली मैंडेट के साथ तो आए थे, मगर जाली ही बयानात जब उन्होंने चाइना के हवाले से दिए तो जो चाइना के सफीर हैं वो बोले बिना नहीं रह सके। हुआ क्या, ये तकरीब कहां पे थी, किसकी तरफ से ये इनॉग्रेट की गई थी और असल कहानी क्या थी, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मगर उससे पहले आपको ये आज बताना बड़ा जरूरी है कि इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर रहते कैसे हैं। अभी तक आपने उनकी बैरक की तस्वीर देखी हैं, अभी तक आपने उनकी एक्सरसाइज मशीन्स के हवाले से देखा और जाना है, मगर इमरान खान साहब का पूरा नक्शा क्या है जब वो वकीलों से मुलाकात करते हैं या जिस अदालत के अंदर उनकी समाअत होती है अडयाला जेल के अंदर, वो क्या नक्शा पेश करती है, वो बताना बड़ा जरूरी है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि बड़े फिल्मी अंदाज में इमरान खान साहब को एक हाई प्रोफाइल एक दहशतगर्द या मोस्ट वांटेड दहशतगर्द की तरह रखा गया है, एक डॉन की तरह रखा गया है। हालांकि इमरान खान साहब से खतरा होना ही नहीं चाहिए। खतरा उस शख्स से होता है जो डील करके भागने के चक्कर में रहता है, मगर खान साहब तो जेल में है। मगर खान साहब को रखा कैसे गया है, कितने हाई सिक्योरिटी और कितनी ज्यादा सर्विलियंस के अंदर रखा गया है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब से जब वकीलों ने मुलाकात करनी होती है, जरा वो आप जरा मंजर सामने ले आए आंखों के। एक तरफ इमरान खान साहब बैठते हैं और उनके दरमियान तकरीबन 10 से 12 फीट का एक लंबा टेबल है, जैसे आप कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं या जैसे आप कोई इंपॉर्टेंट हाई ऑफिशियल मीटिंग हो रही होती है। इतनी एक लंबी मेज है जो इमरान खान और वकला के दरमियान होती है। इमरान खान और वकला के दरमियान उस टेबल के उस मेज के सेंटर में एक बहुत बड़ा शीशा फ्रेम के साथ लगाया गया था। अभी वो शीशा उतार दिया गया है, मगर फ्रेम अपनी जगह पे अभी भी मौजूद है। इमरान खान साहब जिस कुर्सी पर बैठते हैं उसके बिल्कुल पीछे पुलिस एहलकार मौजूद रहते हैं। उनकी तादाद सामने नहीं आ सकी। और टेबल के दूसरी तरफ जहां पर वकला मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ कुर्सियां रखी जाती है बिल्कुल एंड सामने, तो उन वकला के पीछे भी पुलिस एहलकार खड़े रहते हैं। जब वकील इमरान खान साहब से मिलते हैं तो टेबल इतनी तवील है कि गुफ्तगू थोड़ी बुलंद आवाज में होती है और राजो नियाज नहीं हो सकता। और जब इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो कोई सफा कागज वगैरह कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता। और जो वो पूरा कमरा है वो इस तरह से है कि वहां पर वो बग्ड है कमरा, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। इसके बाद जब इमरान खान साहब को अडयाला जेल के अंदर मौजूद अदालत में लेकर जाया जाता है, वो अदालत जरा आप आंखों के सामने ले आए। वो अदालत इस तरह से है कि बहुत बड़ा एक सिनेमा हॉल है और उस सिनेमा हॉल के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले मीडिया का काउंटर आता है। अब मीडिया जब वहां पर मौजूद होता है तो मीडिया से चंद फीट के फासले के ऊपर जो है वकला मौजूद होते हैं, उनका एक कैबिन बनाया गया है। ये सारा जो वुडन वर्क है, ये लकड़ी का काम करके छोटे छोटे से कैबिन जो है वो बनाए गए हैं। मीडिया गैलरी के बाद आप थोड़ा कुछ फुट आगे चले तो आपको वकला नजर आते हैं। वकला से चंद फीट के फासले के ऊपर एक लकड़ी की दीवार है जो कि 4 फीट लंबी है और उस लकड़ी की दीवार के बिल्कुल एंड साथ ही इमरान खान साहब के लिए एक लकड़ी का रोस्ट्रम बनाया गया है जहां पर वो आते हैं, मौजूद रहते हैं। इमरान खान के उस लकड़ी के रोस्ट्रम के बिल्कुल 2 से 3 फीट के फासले के ऊपर जो है वो जज साहब के लिए एक स्टेज बना हुआ है। और जज साहब और मीडिया के दरमियान जो फासला है, ये इतना बड़ा सिनेमा हॉल है कि मीडिया और जज साहब के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन बताया जाता है कि 70 फीट तक का है, जिसकी वजह से जज साहब मीडिया को नहीं सुन पाते और मीडिया बदकिस्मती से जज साहब को नहीं सुन पाता। अब जज साहब और मीडिया तो एक दूसरे को नहीं सुन सकते, लेकिन जब मीडिया और इमरान खान साहब के दरमियान गुफ्तगू होती है तो इमरान खान साहब का जो डाइस है और जो मीडिया मौजूद होता है उनके दरमियान वही एक 4 फीट की दीवार होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि मीडिया की बात खान साहब नहीं सुन पाते तो वकला इमरान खान साहब की रहनुमाई करते हैं, जिसपे इमरान खान साहब उसका जवाब देते हैं। तो ये वो पूरा नक्शा है जहां पर इमरान खान साहब को रखा गया है।
और जो इत्तलात हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो कुछ अच्छी नहीं है। वो ये कि एक तवील अरसा इमरान खान साहब को रखने का प्लान अपने हतमी मरहले पर पहुंच चुका है कि वो जेल में रहेंगे। ऐसे में हमें पता है कि गंडापुर और पूरी पीटीआई अनाउंस कर चुकी है कि हम सड़कों पर आएंगे, खान साहब की रिहाई करवाएंगे। मगर जो दूसरी सतह पर प्लान तैयार हुआ है उसमें इमरान खान साहब को एक तवील अरसे के लिए मेल मुलाकातों के बगैर जेल में रखने का प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है। अब आते हैं दूसरी बड़ी चीज के ऊपर, वो ये है कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात। कल से ये बड़ी हॉट डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान ने चाइना को नाराज कर दिया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को चाइना से ये तवक्को नहीं थी, चाइना ने पाकिस्तान के साथ बेहतर नहीं किया। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बड़ी ग्रिप रखते हैं। नून से उनका ताल्लुक रहा, काफ में भी रहे, फिर वो नून में शामिल हो गए, सेनेटर भी रहे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बड़े जीरक सियासतदान हैं और वो एक थिंक टैंक को पूरे को डील कर रहे होते हैं पाकिस्तान में। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की तरफ से ये एक सेरेमनी इनॉग्रेट की गई थी और इस सेरेमनी के अंदर चाइना के एम्बेसडर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स थे जिसमें इसाक डार थे और दीगर लोग मौजूद थे। इसाक डार साहब ने चाइना के जो एम्बेसडर हैं वो अपनी स्पीच कर चुके हुए थे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की और मामलात को सामने रखा कि हम क्या कुछ करने का सोच रहे हैं। उनके बिल्कुल बाद जब इसाक डार साहब ने स्पीच की तो इसाक डार साहब ने अपनी स्पीच को खत्म करने के दौरान एक वाकया जो है वो सामने रखा। उसके बाद माहौल थोड़ा तल्ख हो गया। इसाक डार साहब ने जो इंसिडेंट शेयर किया, उन्होंने कहा कि जी चाइना जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हमारे जो वजीर आजम साहब हैं उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये कहा पाकिस्तान को कि हमारी तो दोस्ती आपसे इतनी ज्यादा है कि दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी भी हिस्से में अगर चाइनीज हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो हम अपने मामलात वहां से खत्म कर देते हैं, रोक देते हैं, मुलतवी कर देते हैं जब तक उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं होती। मगर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से चाइना के ऊपर अटैक हुए उसके बावजूद भी हम अपना काम जारी रख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को हम दोस्ती से कुछ आगे मरहले पर देखते हैं। तो ये चीज जो थी, ये वाकया जो था, ये नागवार गुजरा चाइनी इन्वेस्टर को। तो अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि सिफारती सतह पर इस चीज को आदाब के खिलाफ समझा जाता है कि आप अपनी स्पीच को खत्म करने के बाद दोबारा से चांस मांगते हैं बात करने का। तो एनीहाउ चाइनीज सफीर ने कहा कि मुझे खुद दोबारा बात करनी है, तो उसके ऊपर उन्हें दोबारा कहा गया कि आप आइए, आप बात कर लीजिए। जो चीनी सफीर थे उन्होंने इसाक डार साहब की थोड़ी सी तस्सीह की। अब वो बेइज्जती समझ लें, उसको तस्सीह समझ लें, दैट्स अप टू यू कि आप उसको क्या समझते हैं। चीनी सफीर ने इसाक डार साहब से कहा, जो माइक पे डाइस पे आके उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मैं आपके बयान से इत्तेफाक नहीं करता। ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो और चीनी सिटीजन्स को निशाना बनाया जा रहा हो। पाकिस्तान के अंदर 6 महीने में 2 मरतबा हमारे जो चीनी लोग हैं उनको निशाना बनाया गया, उनको टारगेट किया गया। उसके बावजूद अगर आप ये समझते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट ये बात कर सकते हैं कि चीनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान में हो जाए, तो इसको कोई बड़ी बात हम नहीं समझते, तो मैं आपके बयान से इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान हो या कोई भी हिस्सा हो, हम अपने चीनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान में सीपैक स्लो हुआ है। पाकिस्तान से हम डिमांड करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे कि जो अटैकर्स हैं वो खुद उनका कराकमा करें, अदरवाइज वो चाइनी गवर्नमेंट के हवाले करें। अदरवाइज फिर चाइना जो है वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल उसी पॉलिसी के तहत आगे बढ़ेगा जो दुनिया के दीगर मुल्कों में बढ़ता है। तो उसके बाद माहौल बड़ा तल्ख हो गया, जिससे ये कयासराइयां अब हो रही हैं और बढ़ भी रही हैं कि चाइना और पाकिस्तान की जो हिमालय से ऊंची दोस्ती है उन पहाड़ों के अंदर दरार आ गई है। बात करने की ये है कि चीनी सफीर ने उस चीज को डिफेंड किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि चीनी सिक्योरिटी यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो जाए चीनी शहरियों की। और दूसरी बात यह है कि इसाक डार साहब को भी ये जेब नहीं देता था कि वो इस किस्म की बात करें जिससे ये डाउट्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाए, और खासतौर पे जो चीनी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको ये लगने लगे कि यहां पर हमारे लिए हालात साजगार नहीं है। तो एक तरफ से बयान आया, वो जाली था या असली था ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चीनी सफीर ने खुद को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और चाइना की जो पॉलिसी है उसको पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर एन इसाक डार साहब के मुंह पर आकर क्लियर कर दिया। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो पीआईए के हवाले से है। पीआईए पाकिस्तान का असासा है और इस असासे को जो बेचने के लिए तैयारी हो रही थी
इसके जो जिम्मे है वो 200 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। ये वो हमारा सफेद हाथी है। अब इस सफेद हाथी को बेचने के लिए 6 बिडर्स थे और कल जब बिडिंग हुई तो इस बिडिंग के अंदर सिर्फ एक बिडर मौजूद था, एक शख्स बोली लगाने के लिए मौजूद था, बाकी 5 बिडर इसमें मौजूद ही नहीं थे। 85 अरब रुपए और चंद लाख रुपए जो है वो सामने रखे गए, लेकिन जो बिडर है उसने 10 अरब रुपए लगाए। उसने कहा मैं 10 अरब में PIA खरीदूंगा, तो उसके ऊपर हॉल में कहते भी गूंजे। तो उसके ऊपर जिस बिडर ने 10 अरब की बोली लगाई वो सुनु टीवी के मालिक हैं और उन्होंने कहा कि जो 85 अरब हुकूमत डिमांड कर रही है, ऐसे में तो इन्हें बताना होगा या इनको पता होना चाहिए कि 85 अरब में एक नई एयरलाइन आप खड़ी कर सकते हैं। तो कोई भी खसारे में डूबी हुई सफेद हाथी जो बोझ है खजाने पे, जिसको चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके लिए कोई 85 अरब क्यों देगा? 10 अरब है। उसके बाद कुछ देर का वक्फा हुआ और कहा गया कि सोच समझ लें, लेकिन उसके बाद भी 10 अरब रुपए से 1 रुपया ऊपर बढ़ाने की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई बिडर की जानिब से। इसमें 2 सवालात हैं। पहली बात तो ये, जो बिडर इंटरेस्टेड थे, क्या वजह हुई कि जब बिडिंग हुई, बिडिंग वाले दिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे। ऐसा लगता है कि यहां पर वारदात डाली जाएगी और 10 अरब की जो ऑफर है उसको थोड़ा सा ऊपर किया जाएगा, मामूली सतह पर ऊपर करके ये PIA का जो सफेद हाथी है ये इतने ही अरब में सौंप दिया जाएगा बिडर को जो इसको लेने के ख्वाहिशमंद है। दूसरी बात यह है कि PIA हमारा इतना बड़ा असासा था, लेकिन PIA की बोली जिस तरह से लगी और जितना पैसा उसका लगा, तो ये पठान के कानून के मुतरादिफ ही होगी कि पठान अगर 5000 की चीज बेच रहा है तो लेने वाला 500 की बात करता है और बात दोनों की तय होती है, तो फिर 550 में 5000 वाला कालीन वो खरीद लिया जाता है। ये सूरत हाल इस वक्त PIA की है। एक और बड़ी अहम चीज जो जाते जाते वो असद उमर साहब से मुतालिक है। असद उमर साहब के हवाले से क्या सराहियां हो रही हैं कि शायद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं और वो मुलाकात अगर हो सकी तो वो जरदारी साहब से करेंगे मुलाकात। लेकिन असद उमर के ऊपर एक चीज बड़ी ही क्रिटिकल साबित हो रही है, वो ये कि उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से एहतजाज जरूर करें, मगर जो तरीका है या जैसे उनकी गाड़ी पर हमला किया गया वो दुरुस्त नहीं था। लेकिन लोग उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं और उसूली तौर पे अगर हम देखें तो असद उमर साहब को भी इस चीज को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठ के इंसानियत की तौहीन की, इखलाकियात को पामाल किया, दफन किया और कानून की धज्जियां उन्होंने उड़ा दी। जिस इंसाफ को बांटने के लिए वो बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे थे, वहां पर इंसाफ की बजाय वो सिर्फ इंतकाम ही बांटते रहे। असद उमर जिस पार्टी से ताल्लुक रखते थे वो पार्टी भी तितर बितर कर दी और उसके करोड़ों वोटर से जो बल्ले का इंतखाबी निशान था वो छीन लिया गया और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान का जेल में होना, उनकी पार्टी का शराजा बिखरना, लोगों के घरों की चादर चार दीवारी के तकद्दुस का पामाल होना और तरामीम का हो जाना, और ऐसी तरामीम जिसमें सिर्फ अवाम के हकूक सल्ब किए जाएं। तो फिर वहां पर काजी फाइज ईसा की गाड़ी के शीशे पर अगर हाथ कोई मार रहा है तो मेरा ख्याल है कि असद उमर साहब को थोड़ी सी अपनी तस्दीक करनी चाहिए और ये तस्दीक उनके बयानात की नहीं, उनकी सोच की होना जरूरी है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।